जी हाँ, भारत के इस टाइम भंडार करीब करीब 850-900 टन के आसपास पहुंच रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चांदी को कंसिडर करना चाहें, चांदी लेना चाहें। भारत के घरों में इस समय सोना रखा हुआ है। महिलाओं ने, किसी ने मंदिर में, किसी ने अपने ज्वेलरी बॉक्स में, किसी ने गद्दे के नीचे, लेकिन आज जब वो हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे, वो फिर यही सोच रहे होंगे कि आज 1,14,000 पर सोना है और 1,34,000 पर चांदी है। उतने में कम आएगा। मान लीजिए 10 ग्राम आप लेना चाहते थे, 1 लाख रुपए आपके पास थे, तो अब तो 10 ग्राम भी नहीं आएगा। अब तो 1,15,000 पहुंच चुका है, 1,08,000 हो गया। क्योंकि मैं आपको 2 साल की बात कर रहा हूं, छोटे पीरियड को मत देखिए। नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,14,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर है, तो चांदी की कीमत 1,35,000 प्रति किलो के रेट को पार कर गई है। सोने और चांदी के दाम जो हैं वो हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, और ऐसे में इनमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हों या फिर ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हों, दोनों के लिए ही समझना बहुत मुश्किल है कि ये रेट कहां जाकर रुकेंगे। सोने की कीमतों में आमतौर पर जो बढ़ोतरी हो रही है, 5 बड़े कारण माने जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है वैश्विक अनिश्चितता का। ट्रंप का टैरिफ प्लान और जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इसका। केंद्रीय बैंक खासतौर से चीन और रूस जैसे देश जो हैं, इनके बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, मांग बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास के बीच युद्ध हो, दुनिया में जितने ज्यादा युद्ध बढ़ रहे हैं, सोने की कीमत बढ़ रही है। महंगाई और ब्याज दरें, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है सोने की कीमतों के बढ़ने का, और डॉलर के मुकाबले रुपए में जो गिरावट आ रही है, उसकी वजह से भी हमारे देश में सोने की कीमत बढ़ रही है। लेकिन यह कीमत कब तक बढ़ती चली जाएगी और क्या विकल्प आपके पास हैं, इसे समझने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ बेहद खास मेहमान अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आपको और एफएम न्यूज के सभी दर्शकों, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे मेरा अभिनंदन। शरद जी, जो पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि ऐसा नहीं है कि सोने की कीमतें बढ़ती हुई या चांदी की कीमतें ऐसे बढ़ती हुई हमने देखी नहीं थी, लेकिन 2025 में 9 महीनों में सोना 37,000 रुपए महंगा हो गया, चांदी 48,000 रुपए महंगी हो गई। आप अपने अनुभव से बताइए कि आपने इतनी तेजी एक साल के 9 महीनों में आज से पहले कभी देखी है? बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है विशाल, और वाकई में ये तेजी अपने आप में रिकॉर्ड है। क्योंकि पूरे साल के बेसिस पे देखिए तो शायद हम पिछले पन्ने पलट के देखें इतिहास के, तो किसी साल में दिख सकती है, परंतु अभी पूरा साल बीता नहीं है। ये देख के ही अपने आप में एक बहुत बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी करीब करीब 50% की तेजी आ चुकी है। कोई भी एसेट क्लास इस प्रकार का अगर रिटर्न दे 50% का, यानी कि आप 1 लाख रुपए लगाएं और आपको 1.5 लाख रुपए हो जाए वो साल खत्म होने से पहले, तो मैं समझता हूँ बहुत ही तारीफ करने योग्य होगा। और जिस व्यक्ति ने किया है वो बहुत खुश भी होगा कि उसका पैसा उसके लिए इतना काम करके दे रहा है। तो बहुत ही अजीब चीज है। और मुझे लगता है आपने जो कारण बताए अपने वक्तव्य में शुरू में, उसमें एक और कारण है कि जो युद्ध की परिस्थिति है, जिसको हम जियोपॉलिटिकल कारण कहते हैं, वो युद्ध की परिस्थिति बजाय सुधरने के विशाल और बिगड़ रही है। और आप मेरे से पूछेंगे कैसे, तो शायद आपके चैनल के सब लोग जानते हो ना जानते हो, आप लोग खबर में बताते ही होंगे कि नेटो और रशिया का टकराव की संभावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और नॉर्थ रशिया और साउथ बाल्टिक एरिया है, बाल्टिक एरिया जिसको कहते हैं, जिसको हम स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी कहते हैं, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये 4 देश आते हैं। ये रशिया से बहुत नजदीक हैं। यहां पर पूरा बकायदा लड़ाई का एक मोर्चा बन चुका है। इधर एस्टोनिया और पोलैंड, जो कि पश्चिमी भाग में आते हैं रशिया के, वहां पर एक लड़ाई का मोर्चा बन चुका है। खबरें तो ये भी कहती हैं कि रशिया ने बहुत सारे अपने न्यूक्लियर जो हथियार हैं, उनको, रशिया का एक दोस्त है बेलारूस, रशिया के बिल्कुल साथ में है, बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि बेलारूस यूरोप के नजदीक है। तो ये जो नेटो, या मैं कहूं यूरोप और रशिया का टकराव है, ये विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है। और जो ट्रंप साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो टिप्पणियां करते हैं, और यूक्रेन से जो घमासान होता जा रहा है, ये युद्ध खाली रशिया यूक्रेन का अब नहीं बन के रह गया है, ये युद्ध अब यूरोप और नेटो और रशिया का बन के रह गया है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे बनता भी जा रहा है, आगे भी बनता जा रहा है। तो अगर ये टकराव होता है तो सोना यहां से आप समझ सकते हैं कहां जाएगा। हालांकि मैं तो प्रार्थना करता हूं
शांति प्रिय नागरिक होने के नाते कि लड़ाई की परिस्थिति ना बने, क्योंकि अगर ये लड़ाई होती है तो ये न्यूक्लियर लड़ाई बन जाएगी, और अगर ये न्यूक्लियर लड़ाई यानी कि परमाणु युद्ध बनता है तो ये बहुत ही ज्यादा घातक होगा। हम खाली इसको सोने के चश्मे से देखें तो ठीक है, सोना 1.5 लाख पहुंच जाएगा या 2 लाख पहुंच जाएगा, वो एक निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, पर जो कारण इसको ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा विशाल, वो कारण बहुत अच्छे नहीं होगा। क्या करें, सोना चीज ही ऐसी है, इसको अशांति पसंद है, नहीं, लेकिन शरद इस कोहली सोने को साहब, मिसाइल्स पसंद है, ऐसा इस तो नहीं सोने है को कि इससे पहले दुनिया में युद्ध नहीं हुए, जंग नहीं हुए, या अनिश्चितता का माहौल नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये तो बहुत लंबे समय तक बहुत दुनिया के अलग अलग कोनों में तरह तरह के युद्ध हुए हैं, अनिश्चितता भी बहुत रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने सोने चांदी में ऐसी तेजी, मतलब जितना मेरा अनुभव है मैंने नहीं देखी। मैं इसलिए आपसे कहा कि आपका अनुभव काफी ज्यादा है, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि युद्ध तो पहले भी बहुत हुए, लेकिन क्या इतनी तेजी हमने देखी थी? नहीं, युद्ध पहले हुए विशाल, पर विश्व युद्ध जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर, वो 1939 से 45 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो युद्ध तो बीच में बहुत हुए, भारत पाकिस्तान के, भारत चीन के, और भी। विश्व युद्ध में परिवर्तन होता देखना ये 1945 के बाद अब दिखाई दे रहा है, पहली बात। यानी कि युद्ध तो हुए, पर इतने बड़े स्तर पर युद्ध के, जो विश्व युद्ध में वर्ल्ड वॉर 3 जिसको कह रहे हैं हम, वो उसमें कन्वर्ट हो जाए, ये युद्ध नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात यह है, तो देशों के बीच में टेंशन हो जाती है, लड़ाई की संभावना बन जाती है, युद्ध की संभावना बन जाती है, इसको हम जियो पॉलिटिकल कहते हैं। पर जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक ये एक साथ हो जाएं, ये एक ऐसी रेसिपी बन गई है जो कि सोने को हवा दे रही है। अब जियो इकोनॉमिक में क्या है, आपने कुछ एक का शुरू में जिक्र किया, ट्रंप साहब के जो टेंट्रम्स हैं, जो ट्रंप साहब ने सारी दुनिया पे टैरिफ वॉर छोड़ दिया, उसकी वजह से एक आर्थिक अनिश्चितता बन गई है। देशों को यह नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होगा, आगे हम व्यापार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी भारत के ऊपर जैसे 50% टैरिफ लगाया है, कितने सारे एक्सपोर्टर्स इस समय काम बंद करने की कगार पे आ गए हैं। तो ऐसी जब आर्थिक अनिश्चितता बनती है, और ट्रंप साहब के बहुत अनप्रेडिक्टेबल माने जाते हैं, तो कल को वो क्या कर दे, तो जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ती है, जियो इकोनॉमिक, अभी मैंने जियो पॉलिटिकल की बात करी, जब मैंने वर्ल्ड वॉर की बात करी, अब मैं जियो इकोनॉमिक की बात कर रहा हूं, यानी कि आर्थिक अनिश्चितता। और डॉलर, अगर ट्रंप साहब की ये सारी मंशा चलती रही, ये टैंट्रम्स चलते रहे, तो डॉलर जिसपे पूरी दुनिया इस पर निर्भर करती है, ये एक अंतरराष्ट्रीय करेंसी है, वो डॉलर समाप्ति की ओर जाएगा, डॉलर डूबने की ओर जाएगा। और अगर डॉलर डूबता है विशाल, पहले भी मैंने जिक्र किया था, इसको मैं थोड़ा सा और अलग परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं, तो दुनिया के पास कोई करेंसी नहीं बचेगी। फिर आप अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कैसे करेंगे? आज देखिए, अगर मान लीजिए भारत मलेशिया को ऑर्डर देता है, भारत इंडोनेशिया से, सिंगापुर से कुछ सामान लेता है, भारत कुछ मान लीजिए यूरोप से लेता है, यूरोप से तो चलिए यूरो चलता है, भारत अफ्रीका से डील करता है, तो यूएस डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी होती है। हालांकि भारत ने अब 18-19 देशों से बायलेटरल ट्रेड भी किया है करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ज्यादातर डॉलर में ट्रेड होता है। अब अगर डॉलर एक वैश्विक करेंसी नहीं रहेगी तो कैसे व्यापार होगा? तो उसमें फिर सोना बन के आ जाता है कि क्या हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे वापस चले जाएंगे, जब एक जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड ही होता था। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक दोनों मिलके सोने को हवा दे रही हैं। इसी के कारण ये जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, सबसे, अगर आप जितने भी कारण आपने गिनवाए ना विशाल, उसमें मैं सबसे ऊपर किसी कारण को रखूं कि क्या वजह है कि सोना इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा है, सबसे ऊपर, तो वो होगा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की बेतहाशा खरीद कर रहे हैं। अब होता क्या है कि हमें और आपको ये खरीद दिखती नहीं है, क्योंकि ये तो खरीद करी जाती है क्विंटल्स में, टनों में। तो इतनी बड़ी खरीद जब दुनिया भर में हो रही है, तो आप, ये तो नॉर्मल अर्थशास्त्र है, जब किसी चीज की बहुत ज्यादा मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो इतनी ज्यादा सोने की मांग बढ़ रही है, और ये एक लिमिटेड कमोडिटी है विशाल, ये कोई ऐसा आम आपको सोना नहीं है, आप कहीं भी जाके कितना भी खरीद लीजिए। ठीक है, जहां जो व्यापारी व्यापार करते हैं, आप उनसे 1 तोला मांगेंगे तो भी दे देंगे, शायद 1 किलो मांगेंगे तो भी दे देंगे, पर आप बहुत बड़ी मात्रा में मांगेंगे अगर जाके, मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, लोग कमेंट इस पे ये करेंगे भैया हमारी कहां औकात है मांगने की वगैरह वगैरह, पर मैं काल्पनिक परिस्थिति ले रहा हूं। आप बहुत ज्यादा, आप कहेंगे मुझे आप 100 किलो सोना दे दीजिए, तो वो व्यापारी एक बार को सकपका जाएगा, उसको वो कहेगा रुक जाओ, मुझे इकट्ठा करने दो भैया, मुझे अपने जो एसोसिएट्स है मार्केट में पता करना पड़ेगा किसके पास कितना पड़ा है। तो ये एक अनलिमिटेड सप्लाई में ये वस्तु नहीं है, इसको बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं, हम और आप थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के मांग इतनी बढ़ रही है, जिसके कारण से आपको कीमतें इतनी बढ़ती दिख रही है, और ये मांग हमारे और आपके
हार, कंगन, बार्स, कॉइन्स खरीदने से इतनी नहीं बढ़ रही है। हम्म। ये मांग ज्यादा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जो इसको इकट्ठा कर रहे हैं, चुपचाप इकट्ठा कर रहे हैं, बिना हमको आपको बताया। हालांकि आर्थिक जगत में ये खबरें साझा हो जाती हैं, तो उस वजह से ज्यादा इसको बढ़ रहा है। तो जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का इसको खरीदना, ये तीन तो मुख्य क्या कारण भारत का इसको बढ़ने सेंट्रल के हैं। बैंक बाकी भी ट्रम्प उतनी ही साहब ने बड़े बहुत पैमाने मदद पर करी सोना है खरीद रहा है? लोगों के सोने में। जी हाँ, भारत के इस टाइम भंडार करीब करीब 850-900 टन के आसपास पहुंच रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। तो जब जब मौका मिल रहा है, पर दिक्कत क्या है कि भारत का 99% सोना इंपोर्ट होता है, तो हमें भी इंपोर्ट के जरिए करना पड़ रहा है। भारत में जो खाने हैं सोने की वो बहुत कम है। हमें जो आप ज्वेलरी खरीदते हैं दुकान पे जाके, उसमें 99% चांस ये होता है या तो वो सोना किसी महिला ने अपना पुराना सोना वापस दे के उसको किया होता है, या फिर उन्होंने उसको विदेश से किया होता है। आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं कि किस प्रकार भारत में सोने की शॉर्टेज है और किस प्रकार भारत सोने के आयात पर निर्भर है। और आप इजाजत दे तो मैं यहाँ एक सोने की कंपनी का नाम ले लूं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके बिल्कुल। टेलीविजन की पॉलिसी क्या है, नहीं, ले क्योंकि सकते। उसमें मुझे सोने की कंपनी का नाम लेना जी, पड़ेगा। जी, जी। आपने आपने टाइटन का नाम सुना होगा। जी, जी। टाइटन के जो सीईओ हैं, उन्होंने एक प्रचार के माध्यम से यह स्वीकार किया कि 99% सोना हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। और उन्होंने सचिन तेंदुलकर साहब को ब्रांड एम्बेसडर लिया है, और एक प्रचार के माध्यम से उन्होंने ये बोला, उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया, देश के हाउस होल्ड का आह्वान किया कि साहब अपना पुराना सोना हमें आके दीजिए, हम आपके कम से कम कटौती करेंगे उसमें, हम उसके बदले में आप नया सोना ले जाइए, क्योंकि हमें सोना इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उसकी वजह से देश से विदेशी मुद्रा भंडार हमारा खाली होता है, हमें इंपोर्ट का बिल हमारा बढ़ता है। तो 25,000 टन सोना, विशाल, एक एस्टिमेट कहता है 25,000 टन हमारे घरों में, भारत के घरों में इस समय सोना रखा हुआ है। महिलाओं ने, किसी ने मंदिर में, किसी ने अपने ज्वेलरी बॉक्स में, किसी ने गद्दे के नीचे, किसी ने गद्दे के नीचे जो बेड होता है उसमें, किसी ने कोई दीवार में, किसी ने लॉकर में। ऐसा माना जाता है, कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, पर 25,000 टन, यानी कि अमेरिका का पूरा भंडार है 8,000 टन का, और भारत के हाउस होल्ड्स में 25,000 टन। आप सोचिए अगर ये सारा का सारा सोना निकल के बाहर आ जाए तो काफी हद तक तो हमारी, मैंने ऐसे ऐसे, आपको हैरानी होगी, गरीब घर देखे हैं जिनके पास सोना शायद आधा किलो पड़ा है, पर उनके जो आटे का कनस्तर होता है ना, बोलते हैं वहां पर, वो खाली हो जाता है। सोना बेचते नहीं, वो सोना अगर बेचे तो उनकी काफी हद तक गरीबी भी दूर हो सकती है। तो ये सोने का हाल है, और सोने की सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो जियो, मैं समअप कर देता हूं, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और सेंट्रल बैंक्स का सोना खरीदना, ये तीन चीजें मिलके सोने को इस टाइम हवा दे रही हैं, जो आप रोज रोज नए रिकॉर्ड बनते दिख रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, करीब करीब $3750 प्रति आउंस सोना है, और अगर भारतीय रुपयों में 10 ग्राम पे नापते, 10 ग्राम पे नापे, तो करीब 1,14,000, 1,15,000 के आसपास है। क्योंकि जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें तैयारी होती है। मैं 24 कैरेट गोल्ड की बात कर रहा हूं। 1,14,15,000 गोल्ड पहुंच चुका है। जब आपने और हमने पिछली बार बात करी थी, उसको बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, उसी में अभी तक मेरे ख्याल 15-1,000 रुपए का तो फर्क पड़ चुका है। तो जिसने अगर वो आपकी पॉडकास्ट और ये कार्यक्रम ये द्वारा देखा था और उस टाइम खरीद लिया होगा, तो 15%, मुझे नहीं पता वो आपको कोई लड्डू वड्डू भेजते हैं कि नहीं भेजते इस खुशी में कि उनकी कमाई हुई। लेकिन आज जब वो हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे, वो फिर यही सोच रहे होंगे कि आज 1,14,000 पर सोना है और 1,34,000 पर चांदी है। अब जिसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखना है, जिसे ज्वेलरी नहीं खरीदनी, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और चाहता है कि मैं इसमें से पैसा बना लूं, या तो शॉर्ट टर्म में या तो लॉन्ग टर्म में, उसके लिए सलाह क्या होगी आपकी? देखिए, अगर आप लंबे वक्त के लिए लेके रखना चाहते हैं, ये मैं जोर देके कह रहा हूं, और इस पे बिल्कुल भी इस बात को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर आप लंबे वक्त पे, इन्वर्टेड कॉमास में, अगर आप रखना चाहते हैं तो आज भी आप ले सकते हैं। अब कोई मेरे से ये कहे यार इतना महंगा हो गया, अब तो हमारे पास जितने पैसे हमारे पास थे उतने में कम आएगा। मान लीजिए 10 ग्राम आप लेना चाहते थे, 1,00,000 रुपए आपके पास थे, तो अब तो 10 ग्राम भी नहीं आएगा, अब तो 1,15,000 पहुंच चुका है। जितना भी आ रहा है आप लेके रख लीजिए। आपके पोर्टफोलियो में ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपके पोर्टफोलियो में इस समय अगर आपके पास 10 लाख रुपया है तो उसमें से 2 लाख रुपए, और 1 लाख है तो 20,000 रुपए, आप उसमें से 20% सोने और चांदी में इस समय निवेश करके रखिए और लंबे वक्त के लिए रखिए। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा भी करिए, क्योंकि इसके बाद शेयर मार्केट है जो कि बहुत अच्छा नहीं कर रही है। आप जानते हैं पिछले करीब करीब 1 साल होने को आया है, शेयर मार्केट ने कोई बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। तो सोना इस समय
बिल्कुल ऐसा ही चीज बन चुका है जो कि नंबर 1 पे है निवेश में। अभी भी आप कर सकते हैं, परंतु लंबे वक्त के लिए। और ये लंबा वक्त क्या है विशाल? जरूरी बात यह है कि लोग पूछेंगे लंबा वक्त क्या है। ये लंबा वक्त पहले 5 साल हुआ करता था। आपको खुशी होगी ये सुन के कि अब ये लंबा वक्त मात्र 2 साल का है। मेरी रिकमेंडेशन पे आप 2 साल के लिए इसको रख लीजिए। 2 साल बाद हम और आप फिर इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, आपके चैनल पर, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितने पैसे बनाए। क्यों कह रहा हूं मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक कारण मैंने आपको बताया और आपने भी अपने शुरू के वक्तव्य में बताए, वो कारण मुझे यहां से सुधरते नहीं दिख रहे हैं। एक ही कारण से अब सोना गिर सकता है। चलिए हम इसको पलट के बता देते हैं विशाल, कि सोना गिरेगा तो क्यों गिरेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं और दुनिया भर से अपने टैरिफ वापस ले लें। हो नहीं सकता। दूसरी बात, रशिया और यूक्रेन गले मिलने आके, आइए भुलाएं, ये लो भैया यूक्रेन का, ये लो अपनी जमीन, अब हमारी जमीन वापस करो। रशिया का ये लो अपनी जमीन वापस। आज से हम और आप मित्र हो गए। ये हो नहीं सकता। ठीक है, ट्रंप साहब टैरिफ वापस ले नहीं सकते। सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स अपनी ब्याज की दरों को घटाना बंद कर दें। ये हो नहीं सकता। सेंट्रल बैंक्स सोना खरीदना बंद कर दें। ये हो नहीं सकता। तो क्योंकि ये कारण नहीं हो सकते और ये परंपरा चलती रहेगी, इसलिए मुझे लग रहा है कि सोने में आगे आगे आपको और भी नए रिकॉर्ड बनते दिखेंगे। परंतु बहुत जरूरी है, बीच बीच में जो करेक्शंस आएंगी, बीच बीच में जो डिप आएगा, ये मत कहिएगा कि विशाल कालरा ने शरद कोहली के साथ शो किया था, उन्होंने तो बताया था कि भाई सोना भागेगा। ये तो हमने 1,15,000 का लिया था, ये 1,10,000 हो गया, 1,08,000 हो गया। क्योंकि मैं आपको 2 साल की बात कर रहा हूं, छोटे पीरियड को मत देखिए। अगर छोटे पीरियड में भाग गया तो आप हमारी तारीफ करेंगे, लंबे पीरियड में जरूर भागेगा तब भी आप हमारी तारीफ करेंगे। छोटे पीरियड में गिर गया तो मैं नहीं चाहते कि आप कहें कि आपने हमारा घाटा करा दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चांदी को कंसिडर करना चाहें, चांदी लेना चाहें, क्या आप उसके लिए सलाह देंगे? और क्या सारे वही सोने वाले फैक्टर चांदी पर भी अप्लाई होते हैं रेट बढ़ने के लिए? इनफैक्ट चांदी पर तो सोने वाले फैक्टर्स तो अप्लाई करते ही करते हैं। एक फैक्टर और भी अप्लाई करता है कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है। सोने तो केवल गहने बनने में काम आता है, आपको पता है, सोना और किसी के इस्तेमाल में तो आता नहीं। कभी कभी लोग पहले, पुराने लोग मैंने देखा है, मुझे मेरे अंकल मिले, उन्होंने यहाँ दांत लगवाया हुआ था सोने का। हाँ। तो इसके अलावा और कोई सोने का इस्तेमाल नहीं है गहने के अलावा। परंतु चांदी का इस्तेमाल इस मोबाइल फोन में, चांदी का इस्तेमाल बहुत सारे चिप्स में होता है, जो सेमीकॉन चिप्स बनते हैं वहां भी लगती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, यानी कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है। तो इसकी निवेश के लिए तो मांग बढ़ी रहती है, साथ में इंडस्ट्रियल कंजम्पशन की डिमांड भी बढ़ी रहती है। तो इसलिए, और एक और फायदा है विशाल चांदी का जो शायद लोग समझते नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करिएगा। मुझे नहीं पता मैंने पहले आपके चैनल पे ये चीज बताई है कि नहीं बताई है। अगर आपके पास मान लीजिए इस समय 1,50,000 रुपए है, मैं उदाहरण दे रहा हूं तो समझिए, सोना ले सकते 1,15,000 का 10 ग्राम है और ज्यादा 13 ग्राम आप सोना ले सकते हैं। मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ आ रही होगी जी। अगर मैं कहूं कि इस 1,50,000 से आप चांदी खरीदिए, तो चांदी आप कितनी ले सकते हैं? चांदी आप ले सकते हैं 1 किलो से भी ज्यादा। 1 किलो चांदी 1,33,34,000 की है। उसके ऊपर तो यानी कि करीब 1,300 ग्राम आप चांदी ले सकते हैं। अब आप इस परिस्थिति को समझिएगा मैथमेटिक्स के द्वारा। अब यहां से सोना और चांदी एक ही प्रोपोर्शन में अगर बढ़ते हैं, समझिएगा, सोना और चांदी एक ही प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं, तो चांदी बढ़ेगी 1 किलो के रेट से, सोना बढ़ेगा 10 ग्राम के रेट से। बढ़ता तो वो भी 1 किलो से है। हाँ। तो क्योंकि चांदी आपने क्वांटिटी में ज्यादा ली हुई है, तो इस वजह से आपको वो जो बढ़ोतरी होगी आपके पैसे में, चांदी पे ज्यादा दिखाई दे जाएगी, सोने पे कम दिखाई देगी। क्योंकि सोने की आपके पास क्वांटिटी कम है, चांदी की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है। तो इसलिए चांदी में निवेश भी मैं रिकमेंड करता हूं। परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि आप खाली चांदी में करें। आप सोने और चांदी को आधा आधा करके भी लेंगे तो बुराई नहीं है। कई दफे चांदी पिछड़ जाती है सोने के मुकाबले, कई दफे चांदी सोने से भी तेज भागने लगती है, कई दफे बराबर बराबर चलती है। तीनों संभावनाएं हैं। तो सोने और चांदी में आधा आधा करें। ईटीएफ एक ऐसा माध्यम है विशाल, जिसका कि आप सहारा ले सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। ये शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, इनके नए ऑफर्स भी आते रहते हैं। आप इसको खरीद सकते हैं मार्केट से, और जैसे जैसे सोना बढ़ता है वही रेट पे आपको फंड होता दिखाई देता है। थोड़ा बहुत जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपने मैनेजमेंट चार्जेस काटते हैं। हो सकता है आपको एक गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार लेने में जो मुनाफा हो रहा हो, उससे थोड़ा सा कम मुनाफा आपको ईटीएफ बेचने में हो।
क्योंकि वो फंड मैनेजर्स अपने चार्जेस काटते हैं। तो पर दिक्कत यह है कि कॉइन्स और बार्स को रखने की बड़ी समस्या है। आपको लॉकर वॉकर में रखना पड़ेगा। जो लोग लॉकर में सोना चांदी रखते हैं उनके लिए मैं फिर एक बार ये बात बताना चाहता हूं, आपके लॉकर में सोना और चांदी उतना ही सुरक्षित है। बिना बैंक वालों की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए हुए मैं ये कहना चाहूंगा, कानूनी तौर पे आपका सोना और चांदी बैंक के लॉकर में उतना ही सुरक्षित है। यानी कि आप जो लॉकर का रेंट मान लीजिए साल का 2000 देते हैं, उससे 100 गुना यानी कि 2 लाख रुपए तक का लॉकर का कंटेंट इंश्योर्ड होता है। तो अगर आपने सोना वहां पर 5 लाख का रख दिया और कल को भगवान खुदा ना करे कुछ हो गया, तो आपको 2 लाख ही मिलेंगे। आप कहते रह जाएंगे साहब मेरा सोना तो 5 लाख का था, मेरे लॉकर में से गायब है, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए लॉकर भी कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है सोना रखने के लिए। अगर आपके पास रखने का इंतजाम है तो आप बार्स और कॉइन्स लीजिए, परंतु अगर आपके पास इंतजाम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो आप ईटीएफ के माध्यम से एक डीमैट अकाउंट खुलवाइए। उस डीमैट अकाउंट में बड़े आराम से खरीदेंगे, वो आपको सुबह खरीदते हैं, आपको शाम तक आपके अकाउंट में आ जाता है, पैसा आपके बैंक से कट जाता है। तो ईटीएफ इस टाइम सबसे अच्छा माध्यम है सोना लेने का। अच्छा, जो सबसे अहम सवाल महिलाओं के मन में हमारी बातचीत को सुनकर आ रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादियों का ऐसा है कि शादियों में बिना सोने के काम चलता ही नहीं है। कुछ लोग थोड़ा लेंगे, कुछ लोग ज्यादा लेंगे, लेकिन सोना थोड़ा बहुत लेना तो पड़ता ही है। अब अगर जो ज्वेलरी लेने ही जा रहे हैं, आपने शुरुआत में जैसा जिक्र किया, जो कि टाइटन ने भी लोगों से अपील की है, क्या आप लोगों से अपील करेंगे कि अपना पुराना जो सोना है उसे दे करके उसके बदले में सोना लें, नया सोना खरीदें? ज्वेलरी अगर आप खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि साहब जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो आपका बहुत हद तक पैसा उसमें खराब हो जाता है, मेकिंग चार्जेस हैं और 10 चीजें हैं वो जो आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, फिर आप ज्वेलरी में वैसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि शादियों में हमारे यहां जरूरी ही है, उसके बिना काम चलता ही नहीं है, तो फिर क्या सलाह है उनके लिए? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखिए, अगर आपके पास पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है, आपकी सासू माँ की दी हुई, आपकी माँ की, आपके पिताजी की दी हुई, आपकी बहन की दी हुई, नंद की दी हुई, भाभी की दी हुई, पुश्तैनी ज्वेलरी पड़ी है, अगर ऐसा कुछ पड़ा है तो मेरी आपको सलाह यह है कि आप उसको बेच दें। और बेचने पर क्या होगा, आपके थोड़े से मेकिंग चार्जेस कटेंगे, थोड़ी सी इंप्योरिटी होगी उसमें, वो कटेगी। हालांकि पुरानी ज्वेलरी में इंप्योरिटी कम होती है, वो खालिस गोल्ड लेके रखते थे हमारे जो पुश्तैनी बाप दादा थे, हमारी माताएं थी, दादी थी, नानी थी। तो आप उसको बेच दें। उसको बेच के जो आपको पैसा आए, अब ध्यान दीजिएगा, आपकी बात का मैं सीधा जवाब दे रहा हूं, जितना आपको शादी के लिए चाहिए आप उसका 14 कैरेट का गोल्ड बनवाइए। 14 कैरेट का गोल्ड, आपने गोल्ड शादी में पहनना है। कोई आपको ये नहीं वहां छू के भी नहीं पता लगता है, कोई नहीं पूछने वाला भैया ये गेट 24 कैरेट का है कि 22 कैरेट का, ऐसा कोई नहीं पूछता है। आप ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए 14 कैरेट का गोल्ड बनवा लीजिए, अगर आपको बहुत जरूरी है शादी में पहनना। बाकी के पैसे के आप कॉइन्स और बार्स लेके रखिए। अब दोबारा ज्वेलरी में इन्वेस्ट मत करिए। वो जमाना था जब हमारे पुरखों ने ज्वेलरी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उस समय बार्स और कॉइन्स इतनी आसानी से मिलते नहीं थे। तो बार्स और कॉइन रखिए, उसमें आपके मेकिंग चार्जेस नहीं कटेंगे और उसमें आपकी इंप्योरिटी भी नहीं होगी, क्योंकि 24 कैरेट का वो हॉलमार्क स्टैंप लगा हुआ मिलता है। तो ज्वेलरी को पुरानी को एनकैश कराइए, अच्छा खासा पैसा आपके हाथ में आएगा। जितनी आपको आगे शादी के लिए चाहिए 14 कैरेट की बनवा लीजिए, जितनी जरूरत है वो बनवा के रखिए, उसको हम ऑर्नामेंटल वैल्यू कहते हैं। बाकी के पैसे का आप गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन्स लेके रख लीजिए, क्योंकि ये आगे जब बढ़ेगा और जब दोबारा इसको आप भुनाने जाएंगे तो आपके फिर पैसे नहीं कटेंगे जो कि इस ज्वेलरी में कटे। तो ये मेरी सलाह है कि उस पैसे के 2 हिस्से आप कर दीजिए, आपके दोनों काम हो जाएंगे। आपका शादी का भी काम चल जाएगा और आपका निवेश भी और ज्यादा शुद्ध हो जाएगा, अगर मैं यहां पर यह शब्द इस्तेमाल करना चाहूं तो। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है सोने चांदी की हाल की कीमतों को लेकर एक आम आदमी को कैसे सोचना चाहिए, इन रेट्स को कैसे देखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचना चाहिए, और अगर ज्वेलरी ही खरीदनी है तो फिर उसका उपाय क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।